सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जिनमें वंशानुक्रम और वातावरण मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब हम उसी उसमें फिर हमने देखा कि बाल विकास की अवस्था है। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले शेष अवस्था, बाकी भ्रूण अवस्था भी होती है, घर यानी कि गर्भावस्था भी होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन हम शेष अवस्था से स्टार्ट करते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 6 वर्ष तक होती है। तो इस प्रकार से 0 से 6 वर्ष तक रहेगी। शेष अवस्था की बात करें तो ये रहेगा जन्म से 2 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से 2 वर्ष तक। मैंने बताया जन्म से 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष तक कल वाली वीडियो में। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने 2 पार्टों में बांट दिया। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष, और प्राक स्कूल अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि प्राक स्कूल अवस्था भी कह सकते हैं इसको। प्राक स्कूल अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये है पूर्व बाल्यावस्था। अब शेष अवस्था के बाद क्या आती है? बाल्यावस्था आती है, सबको पता है। तो ये है जो शेष अवस्था, उसी को मैं क्या कह सकता हूँ? पूर्व बाल्य अवस्था कह सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इसको 2 से 6 वर्ष और शेष अवस्था को जन्म से 2 वर्ष यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी को मैंने क्या कह दिया? पर प्राक स्कूल अवस्था, और इसी को कह दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब महत्वपूर्ण कथन की बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन होंगे। जीवन की आधारशिला व महत्वपूर्ण काल किसने कहा? फ्राइड ने कहा। जीवन का आधारशिला व महत्वपूर्ण काल किसने कहा है? फ्राइड ने। किसको कहा है? शेष अवस्था। तो ऐसे पूछ सकता है, जीवन की आधारशिला है तो क्या बताना? शेष अवस्था। जीवन की आधार कह दो या नींव कह दो, तो बात आएगी किसकी? शेष अवस्था की, जहाँ पर जीवन का आधार रखा जाता है। बच्चे को जैसा शेष अवस्था में सिखाया जाता है, बच्चा वैसा ही सीखता है। इसीलिए जीवन की क्या कह दिया इसको? आधारशिला, या क्या कह दिया? महत्वपूर्ण काल। और ये कहने वाले कौन थे? फ्राइड। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि अतार्किक चिंतन से कैसे कह सकते हैं? यानी कि बच्चा तर्क नहीं लगाता, सोचता तो है, चिंतन तो होता है शेष अवस्था में, लेकिन कैसा होता है? अतार्किक होता है। तो ऑप्शन में आएगा शेष अवस्था में चिंतन होता है। तार्किक, अतार्किक, तार्किक, अतार्किक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या कर कहना है? अतार्किक चिंतन, यानी कि बच्चा शेष अवस्था में जब होता है तो सोचता तो है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। फिर है बक की अवस्था। बक की अवस्था यानी कि कुछ ना कुछ बोलता रहता है बालक, शेष अवस्था में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसे इसीलिए कह दिया इसको कुछ ना कुछ बोलना, यानी कि बक की अवस्था। और कब है ये? पूर्व बाल्य अवस्था। तो ध्यान रखना, शेष अवस्था को पूर्व बाल्य अवस्था से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। लेकिन जो बाल्य अवस्था आएगी तो वो बाल्य अवस्था रहेगी मेनली अपने पास। लेकिन ये क्या है? पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था का मतलब है जो बाल्य अवस्था आएगी उससे पहले का जो काल है, इस प्रकार से। फिर है खिलौनों की आयु। तो शेष अवस्था को क्या कहा गया है? खिलौनों की आयु। और मेनली अगर बात करें तो कौन सा? पूर्व बाल्य अवस्था। लेकिन अगर शेष अवस्था, बाल्य अवस्था इस प्रकार से रहे तो शेष अवस्था आएगी, लेकिन पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था इस प्रकार से रहे तो कौन सा आएगा? पूर्व बाल्य अवस्था आएगा। फिर है अजीबोगरीब अवस्था। अजीबोगरीब का मतलब है बच्चा पता नहीं कौन कौन सी हरकत अजीबोगरीब करता रहता है। अगर किस मतलब नटखट होता है बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार से इसको क्या कह दिया? अजीबोगरीब अवस्था। फिर उसके बाद है सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो वैलेंटाइन डे ऐसे याद कर सकते हो, वैलेंटाइन डे को बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इस प्रकार से। तो सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है? शेषावस्था को कहा गया है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। फिर है खतरनाक काल या अपीली काल। खतरनाक काल क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा जब आग के पास जाता है तो उसको आग का कोई नॉलेज नहीं होता है कि क्या हुआ, इससे क्या खतरा हो सकता है, क्या इससे हो सकता है, या जल सकते हैं कि नहीं जल सकते। तो क्या करता है वो? किसी को भी मतलब कैसे भी रैंडमली आग को टच कर लेता है, तो फिर उसको खतरा हो जाता है, या फिर कहीं से कूद जाता है तो चोट लग जाती है। तो इस प्रकार से खतरनाक काल कहा गया है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता है कि क्या हो सकता है अगर ऐसा मैं करूँगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर न्यूमैन की बात करें तो इन्होंने एक परिभाषा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा कह सकते हो, न्यूमैन। यानी कि 5 वर्ष की अवस्था में क्या कहा है? 5 वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए कैसी होती है? ग्रहणशील। यानी कि कैसी होती है? ग्रहणशील होती है। जो 5 वर्ष की अवस्था है बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए कैसी होती है? ग्रहणशील होती है। तो कोई भी चीज़ है नई नई, वो कितने वर्ष तक?
5 वर्ष तक ही कैसी रहती है, नई सी रहती है, फिर बाद में तो क्या हो रही है, उसको पुराना हो ही जाना है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। फिर आगे दूसरी परिभाषा की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी फ्राइड की। किसकी है भाई? फ्राइड की। तो फ्राइड की परिभाषा को हम देखते हैं। कहता है बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ से निकाला फ्राइड से फ्राई, कुछ भी फ्राई करके लाना है कितने मिनट में, 4 या 5 मिनट में, या 5 वर्ष में, ऐसे कह सकता हूँ। तो 4 वर्ष को मैंने मिनट बना लिया यहाँ पे, तो 4 या 5 मिनट में फ्राई कितनी देर में हो जाता है, 4 या 5 मिनट में। तो 4 या 5 वर्ष में बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। तो इस प्रकार से फ्राइड की याद हो गई होगी। फिर एडलर, एडलर को देखना है। शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है, यानी कि शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फ्राइड की और एडलर की। उसकी ऊपर बढ़ी थी हमने, फ्राइड की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। फिर स्ट्रेंथ की बात करें, प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। एक ये इम्पोर्टेंट है, 2 वर्ष, यानी कि यहाँ 2 वर्ष आ रहा है, और टांग कितनी, 2, लेग कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार से स्ट्रेंग, स्ट्रेंग से मैंने क्या निकाली, टांग, तो टांग कितनी, 2, और 2 वर्ष के में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। तो एडलर देखो, जीवन ढंग, यानी कि जीवन ढंग से जीने को क्या करो, ऐड करो, ऐसी चीज़ ऐड करो जिससे जीवन कैसे हो, ढंग से जी सके अपन। तो जीवन ढंग और एडलर, इससे याद हो जाएगा। फ्राइड 4 या 5 वर्षों में हो जाएगा, और स्ट्रेंग 2 वर्ष, यानी कि 2 टांग बालक अपने जीवन की आधारशिला रखता है। फिर उसके बाद बात करें विशेषताएं, तो विशेषताओं की बात करेंगे तो शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, वृद्धि व विकास की तीव्रता, गति शुरुआत के 3 वर्षों में, यानी कि आप देखना है समझ कैसे समझेंगे। शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होती है, तीव्रता होती है, यानी कि शरीर का विकास और मानसिक विकास शेष अवस्था में कैसा होता है, तीव्र होता है। और वृद्धि एवं विकास में भी क्या होती है, तीव्र होती है, यानी कि इनकी गति तीव्र होती है कब, 3 वर्षों में। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है गुड एनफ की परिभाषा, बालक का जितना भी मानसिक होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है, यानी कि आप जो काम कर रहे थे 6 वर्षों में, उसका आधा अब आपने कितना कर लिया, 3 वर्षों में ही कर लिया। तो ये कैसी बात है आपके लिए, गुड बात है। तो इस प्रकार से ये याद हो जाएगा, बालक जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। तो इस प्रकार से याद हो गई होगी। फिर है काल्पनिक जगत में निवास, क्या है, काल्पनिक जगत में निवास। तो इसको देखना है, काल्पनिक जगत का निवास का मतलब है कल्पना की सजीवता, यानी कि कल्पना करता है बच्चा शेष अवस्था से। तो उपजाऊ कल्पना कह सकते हो इसको, फर्टाइल इमेजिनेशन, यानी कि परियों की कहानी सुनना और फिर ये क्या करता है, इमेजिन करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, काल्पनिक जगत में निवास और कल्पना की सजीवता, उपजाऊ कल्पना, फर्टाइल यानी कि परियों की कहानी, ये सब किस में आएंगे, शेष अवस्था के अंतर्गत आएंगी। फिर है दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चा स्वयं से कुछ नहीं करता, दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, यानी कि दूसरों पर, किन पर, माता पिता पर। क्योंकि बच्चा ना तो छोटा होता है तो ना तो खाना खा पाता है, ना तो कपड़े पहन पाता है। तो इस प्रकार से किस पर, माता पिता पर निर्भर रहता है अधिकतर। फिर है आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, किसकी, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, यानी कि नार्सिसिज्म, इसी को कहते हैं आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, यानी कि नार्सिसिज्म, स्वयं से प्रेम करना। तो इस प्रकार से नार्सिसिज्म हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, शेषावस्था अगर दोनों आए, शेषावस्था किशोरावस्था साथ में, तो शेषावस्था फर्स्ट टिक करना है। लेकिन अगर किशोरावस्था आती है, शेषावस्था नहीं आती है, तो सेकंड उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो शेषावस्था में अधिक होती है आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, जबकि किशोर अवस्था में भी होती है, यानी कि स्वयं से प्रेम करना, जैसे कांच के सामने खड़ा होकर स्वयं से बातें करना, तो और अपने आप को क्या कहना कि बहुत अच्छा, इस प्रकार से कहना। फिर है आत्म गौरव की प्रवृत्ति, आत्म गौरव की प्रवृत्ति यानी कि सेल्फ असरेशन। तो ये भी किस में पाई जाती है, शेष अवस्था या किस में, पूर्व बाल्य अवस्था में। तो इस प्रकार से हो गया यहाँ तक। आगे बात करते हैं, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का मतलब वह समाज के नीति नियमों का
पालन नहीं करता है, समाज क्या कहता है किसी के बारे में वो इस पर ध्यान नहीं देता है, तो नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का मतलब सामाजिकता का अभाव। और 2 से 5 वर्ष में क्या हो जाता है, ये प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर कहे पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें सामाजिकता का अभाव नहीं होता। पूर्व बाल्यावस्था, दोबारा सुनना है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा धीरे धीरे सामाजिक होने लग जाता है। तो इसी प्रकार ध्यान रखना है। जो शेष अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, तो मेनली जन्म से 2 वर्ष गए, फिर पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है उसके बाद। तो नैतिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, या सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। ध्यान रखना, नैतिकता का अभाव या सामाजिकता का अभाव शेष अवस्था में पाया पाया जाएगा, न कि पूर्व बाल्यावस्था में। तो शेष अवस्था टिक करके आना जब भी क्या है, नैतिकता का अभाव या सामाजिकता का अभाव। फिर यहाँ पे क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति। आप जो कहोगे बच्चा उसे दोहराएगा, तो दोहराने की प्रवृत्ति। फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कि सीखेगा बहुत जल्दी बच्चा। यहाँ पे जो भी किसी सिखाओगे यहाँ पे बहुत जल्दी सीखता है। जैसे हम कहते हैं नोजी कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, इस प्रकार से चेस्ट कहाँ पे है, तो इस प्रकार हैंड हेड, तो इस प्रकार से सारी चीज़ जल्दी सीखता है और वो तुरंत इशारों से बताने लग जाएगा कि नोज ये यहाँ पे है, हैंड ये रहा, लिप्स ये रहे, तो इस प्रकार से। फिर है संवेगों की अभिव्यक्ति। संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगात्मक अस्थिरता या स्वाभाविक संवेग, तो इस प्रकार से हो जाएगा संवेगों की अभिव्यक्ति। यानी कि संवेगों की अभिव्यक्ति में संवेगात्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। यानी कि स्थिरता नहीं होता, बात बात पे रोने लग जाता है, बात बात पे हंसने लग जाता है, कभी रोता है थोड़ी देर में हंसने लग जाता है। तो स्वाभाविक संवेग जो होता है उनको रोक नहीं पाता है। यानी कि अगर जैसे अपन रोक लेते हैं, कई बार हंसना आता है लेकिन अपन रोक लेते हैं हंसी को अपनी को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि संवेगों की अभिव्यक्ति जो करता है वो संवेगात्मक अस्थिर होते हैं। उसमें संवेग कैसे रहेंगे, अस्थिर होते हैं। कभी भी रो सकता है, कभी भी हंस सकता है, और कभी भी मन करे तो खेल भी सकता है, कुछ भी इस प्रकार से। और स्वाभाविक संवेगों को वो है रोक नहीं सकता। फिर स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित होता है। वो कैसे होता है, स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी माँ की गोद में अगर कोई दूसरा बच्चा आके बैठ जाता है तो वो क्या कहता है, नहीं मेरे को बैठना है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, वो स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित हो जाएगा। यहाँ क्या करना है अपन को, छोटा बच्चा जो होता है उससे रिलेट करके सारी चीज़ याद करनी है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ याद हो जाएगी। फिर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी कि उसमें जिज्ञासा होती है। कैसे होती है जिज्ञासा, हर एक बात पे उसके सवाल खड़े हो जाते हैं तुरंत, कि ये क्या है, कहाँ से आया, इसका कलर कैसा है, इस ये ऐसा ही क्यों है। तो इस प्रकार से जब तक वो उसके मतलब जान नहीं लेता पूरी तरह से उसके बारे में, जब तक वो सवाल से सवाल करे जाता है। तो इस प्रकार जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद बात करें अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति, वही चीज़ हो जाएगी। ऊपर पढ़ा था दोहराने की प्रवृत्ति और यहाँ आ गया अनुकरण की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से फिर अहम भाव। तो अहम भाव ध्यान रखना, ईगो सेंट्रिज्म 2 से 6 वर्ष में हो जाता है। अहम भाव का मतलब है स्वयं को अच्छा मानना, दूसरों को मतलब दूसरों की तुलना खुद से करना और स्वयं को उनमें बेस्ट मानना। तो इस प्रकार से ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। फिर एकांत में वह साथ खेलने की प्रवृत्ति। पहले क्या होता है, एकांत में खेलता है बच्चा, फिर साथ खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है शेष अवस्था के अंतर्गत। काम प्रवृत्ति, काम अब पूछेगा आपसे कि शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आपको क्या कर देना है, या शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि अंगूठा चूसना, स्तनपान, और ये स्तनपान इसी को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। 2 से 6 वर्ष, कितने वर्ष, 2 से 6 वर्ष। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 से 6 वर्ष में। काम प्रवृत्ति अगर शेष अवस्था में पूछे होती है तो बताना होती है, क्या क्या होती है, अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, पूर्वाग्रह 2 से 6 वर्ष। इस प्रकार ध्यान रखना है। तो पूर्वाग्रह मोस्ट है, पूर्वाग्रह पूछ सकता है, वर्ष कितने हो सके पूछते हैं, 2 से 6 वर्ष, यानी कि कितने वर्ष, या कौन सी अवस्था हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। फिर है नकारात्मक व्यवहार। कौन सा व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार। कितने, 2 से 6 वर्ष, यानी कि कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। फिर है धारणाओं व प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास। धारणाओं व प्रत्यक्ष ज्ञान, जो भी धारणा है समाज की, और उनमें से भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास होता है। यौन विरोधी होते हैं, क्या होते हैं, यौन विरोधी होते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में या पूर्व बाल्य अवस्था में। बच्चा कैसा होता है, यौन विरोधी होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है सामाजिकता का क्या होता है, अभाव। क्या पाया जाता है, सामाजिकता का
अभाव पाया जाता है। और 2 से 5 वर्ष में क्या हो जाता है, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। लेकिन किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में ये सामाजिक बन जाता है बालक। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। फिर अगर आगे बात करते हैं हम, तो आगे बात करेंगे। एक नोट है, 3 वर्ष में सामाजिक खेल खेलता है। कितने वर्ष में खेलता है, 3 वर्ष में सामाजिक खेल खेलने लगता जाता है। तो इस प्रकार से देखना है कि कितने वर्ष में खेलता है सामाजिक खेल, 3 वर्ष में। सामाजिक खेल का मतलब है 2 या 3-4 बच्चों के साथ में खेलना। फिर यहाँ पर स्मृति कैसी पाई जाती है, रटने पर आधारित स्मृति पाई जाती है। यानी कि मैंने बताया था अतार्किक चिंतन, यानी कि तर्क नहीं होता उसके पीछे, कोई भी क्या करता है वो तो रट लेता है, बस रटने पर आधारित स्मृति होती है। प्रतिवर्त व सहज क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं जिसे, चूसना, निगलना, करतल करना, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उद्देश्य पूर्ण क्रिया, कितने वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। उद्देश्य पूर्ण क्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 2 वर्ष से। और लिंग पहचान की अवस्था कितने वर्ष से, 3 वर्ष से। तो 2 वर्ष से उद्देश्य पूर्ण, तो उद्देश्य में देखो से आ रहा है ना, और ये शेप कैसा है, 2 वर्ष का है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा आपका। फिर है लिंग पहचान की अवस्था, ये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। लिंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है, ऐसे याद रख लोगे आप। तो लिंग पहचान मतलब लड़का और लड़की को पहचानने लग जाता है। लड़का जो है लड़के के साथ खेलेगा, और लड़की जो है लड़की के साथ खेलना पसंद करते हैं इस अवस्था में। और 3 वर्ष किस अवस्था में आ जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाएगी। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं तो ये कितने वर्ष से स्टार्ट है, 2 से 6 वर्ष से स्टार्ट है। इसमें बालकों की रुचि किस में होती है, खिलौनों में होती है। प्राक स्कूली अवस्था कहते हैं इसको। और उसके बाद बात करें, उत्सुकता और अन्वेषण की अवस्था होती है, यानी कि उत्सुक होते हैं वो किसी भी चीज़ को खोजने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति भी कैसी पाई जाती है, तेज पाई जाती है। तो वही चीज़ आ रही है सारी जो आप जानते हो लगभग, यानी कि शेष अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में खिलौनों में रुचि रहेगी। प्राक स्कूली अवस्था हो रही है, यानी कि स्कूल से पहले की जो अवस्था है उसे कहेंगे प्राक स्कूली अवस्था, जैसे आंगनबाड़ी में चला जाता है बच्चा। तो इस प्रकार से फिर उत्सुकता एवं अन्वेषण की अवस्था कब स्टार्ट हो जाती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उत्सुकता व अन्वेषण की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, आपको बता रहे हैं। फिर अनुकरण की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, यहाँ पे तेज हो जाती है। यानी कि पहले अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रवृत्ति तेज हो जाती है। तो पूछे कि अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है शेष अवस्था में, लेकिन तेज होता जाती है कब, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगर आगे बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सहयोग, यानी कि बच्चा क्या करने लग जाता है, यहाँ पे सहयोग सीख जाता है कि हेल्प करने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है। और प्रतिस्पर्धा भी करता है, यानी कि क्या करता है, दोस्तों के साथ रेस लगाता है, खेल खेलता है, तो उसमें क्या अव्वल आने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद है उदारता। उदारता का अगर मान लो हम कह सकते हैं उदारता से कि वस्तुओं का लेन देन भी प्रारंभ हो जाता है अगर किसी को उसकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था में, लेकिन करेगा बहुत कम इस प्रकार से। फिर सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। सामाजिक अनुमोदन से कह सकते हैं कि समाज में अगर उससे कहेंगे शाबाश बेटा, तो वो उस काम को अच्छे से करेगा और कहेगा कि मेरे को फिर से शाबाशी मिलेगी। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुमोदन। फिर सहानुभूति और निर्भरता, अनुकरण, वही सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। सामाजिक व्यवहार जो मैंने पीछे पढ़ा दी थी है, सामाजिक व्यवहार होते हैं, तथा आक्रामकता, नकारात्मकता, झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो अपने जो भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें देख सकते हो। दूसरों को चिढ़ाना, भयभीत करना प्रमुख असामाजिक व्यवहार होते हैं। कैसे व्यवहार होते हैं, असामाजिक व्यवहार होते हैं। इस अवस्था को आगे देखते हैं। इस अवस्था को समूह पूर्व या स्कूल पूर्व की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस अवस्था को समूह पूर्व, किस अवस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को समूह पूर्व या स्कूल पूर्व की अवस्था कहा जाता है। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक में, यानी कि मस्तिष्क में जीवन मृत्यु का ज्ञान। तो पूछेगा आपसे सीधा सीधा कि प्रारंभिक बाल की जीवन मृत्यु का ज्ञान बच्चे को कब से हो जाता है, तो जीवन मृत्यु का ज्ञान बालक को प्रारंभिक बाल्य अवस्था में मानसिक में आ जाता है। और भार, संख्या, दूरी, समय, यौन भूमिका के बारे में संप्रत्यय,
तो यौन भूमिका के बारे में भी संप्रत्यय हो जाता है उसको। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जीवन मृत्यु का ज्ञान, संख्या, दूरी, समय, यौन भूमिका के बारे में प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कौन सी में, शेष अवस्था में नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, संप्रत्यय बन जाता है। इसे प्रश्न की अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न की अवस्था मैंने बताया था, उत्सुकता या जिज्ञासा, उसी से कनेक्ट कर सकते हो प्रश्न की अवस्था। प्राक परिचलन की अवस्था, प्राक परिचलन का मतलब है पहले से चली आ रही अवस्था को, यानी कि प्राक परिचलन, शेष अवस्था के परिचलन की अवस्था कह सकते हैं इसको। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, अनुराग व स्वयं प्रधान होते हैं। अनुराग स्वयं प्रधान होते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्रोध भी आएगा, डर भी लगेगा, ईर्ष्या भी होगी, उत्सुक भी रहेगा, खुशी, दुख, अनुराग स्वयं प्रधान होते हैं। अनुराग स्वयं प्रधान हो जाएंगे ये सारी चीज़। फिर शेष अवस्था में शिक्षा कैसी देनी चाहिए, वाटसन कहता है शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता सभी अवस्थाओं से कैसी होती है, अधिक होती है। तो शेष अवस्था में सीखने की जो सीमा है वह तीव्रता सभी अवस्थाओं से तेज होती है। कौन कहता है, ये वाटसन। तो शेष अवस्था में सभी अवस्थाओं में से ज़्यादा सीखता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। नॉर्मल ये ज़्यादा कुछ में लगाने की ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तीव्रता ध्यान रख सकते हो कि शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता किसने बताई है, वाटसन ने। फिर है उचित वातावरण व उचित व्यवहार, यानी कि उचित वातावरण व उचित, जो भी अच्छी बात है मतलब वो सिखानी चाहिए शिक्षा में, ये ध्यान रखना है आपको। तो और कैसी होती है शेष अवस्था में, तीव्र होती है शिक्षा, यानी कि जो भी सिखाया जाता है वो जल्दी सीख पाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें, उचित वातावरण व उचित व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए, वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, जो वास्तव में रियल में जो वस्तु है उनके बारे में शिक्षा देनी चाहिए, न कि उनको कोई भी काल्पनिक घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। तो काल्पनिक घटनाओं के बारे में नहीं, किसके बारे में, वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। फिर है आत्मनिर्भरता की शिक्षा देनी चाहिए, कि स्वयं करो अपना काम, स्वयं करने का अवसर देना चाहिए। चित्र व कहानियों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर है क्रिया व खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिर स्ट्रेंग कहता है, स्ट्रेंग पहले आई थी टांग, और टांग को हमने किससे जोड़ा था, 2 वर्ष से जोड़ा था। अब स्ट्रेंग आ गया तो यहाँ भी टांग, और टांग टांग आ गई तो वहाँ 2 वर्ष, दोनों टांगों से, यानी कि 2 वर्ष, और यहाँ खेल, तो खेल किससे खेलेगा, दोनों टांगों से खेलेगा। तो इस प्रकार से बालक अपने अपने हुए संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। तो स्ट्रेंग की 2 परिभाषा याद करा दी, 2 वर्ष वाली और खेल वाली। फिर उसके बाद है जिज्ञासा की संतुष्टि, यानी कि उसमें जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा की संतुष्टि। अब ये देखो आपका रिवीजन चल रहा है दोबारा। फिर सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा, यानी कि वो कैसा हो जाता है, असामाजिक होता है और उसमें नैतिकता का भाव भी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा उस प्रकार की, यानी कि सामाजिक व नैतिक मूल्यों की क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। फिर है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है, जैसे अगर बच्चा ज़्यादा खेलने में है, खेलने में रुचि रखता है तो उससे ज़्यादा खेल के क्षेत्र में ले जाओ, पढ़ाई में रुचि है तो पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा ले जाओ, लेकिन मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करो, उसको दबाना नहीं है। तो इस प्रकार से फिर अब विभिन्न अंगों की शिक्षा भी देनी चाहिए उनको, जो भी विभिन्न अंग है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। मातृभाषा से शिक्षा देनी चाहिए। तो पूछेगा आपसे कि शेष अवस्था में किस भाषा से शिक्षा देनी चाहिए, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, मातृभाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं शेष अवस्था के विकासात्मक कार्य। तो शेष अवस्था में विकासात्मक कार्य क्या क्या हो सकते हैं, आप सब जानते हो। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से है। जैसे रेंगना, सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, घुटनों के बल रेंगेगा, तो या फिर शरीर के माध्यम से इधर उधर हो सकता है। फिर क्या होता है, खड़ा होना, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, कूदता है, फेंकना आदि सीख जाता है। फिर साधारण रूप से खाने पीने की आदि क्रियाओं को सीखता है। पहले माता पिता पर डिपेंड होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुद से खाने स्टार्ट कर देता है। शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखता है, शारीरिक रूप से क्या करता है, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और मल मूल के विसर्जन पर मल मूत्र के विसर्जन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। पहले क्या करता था, बैठा बैठा कहीं पे भी विसर्जन कर देता था, लेकिन अब क्या करता है, नियंत्रण करता है और अपने माता पिता को बताता है कि मेरे को मलमूत्र विसर्जन करता है। तो इस प्रकार से फिर सही गलत में विभेद करना, सही गलत में क्या कर पाता है, विभेद कर पाता है। कब,
जब क्या कौन सी अवस्था में आता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में आता है। फिर माता पिता भाई बहन व अन्य के साथ सांवेगिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी संवेग, संवेग यानी कि इमोशन, किस प्रकार से इमोशन करना है आपने आपको, किसके साथ, माता के साथ अलग इमोशन, पिता के साथ अलग, भाई बहन के साथ अलग ही प्रकार के। तो ये कब होता है भाई, शेष अवस्था में, यानी जन्म से 2 वर्ष तक तुम जानेगा नहीं कि इमोशन क्या होता है, लेकिन जैसे ही प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है तो 2 से 6 वर्ष में ये सारे कुछ सीख जाता है, संवेगों के में संबंध करना। फिर एक रूसो की परिभाषा अलग से है, जिसमें क्या कहता है रूसो, जन्मजात शुद्धता होती है, यानी कि जो शेष अवस्था है वो कैसी होती है, जन्मजात शुद्धता होती है शेष अवस्था। हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि हाथ पैर की कैसी देनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए, जन्मजात शुद्धता। रूसों ने कहा है कि जन्मजात शुद्धता किस में पाई जाती है, शेष अवस्था में पाई जाती है। और हाथ पैर की बात करता है, यानी कि जब वो रूसता है तो हाथ पैर चलाने लगता है, इस प्रकार से हाथ पैर वाली परिभाषा किसकी हो जाएगी, रूसों की हो जाएगी। तो ये था आज का अपना सेशन। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच।